नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कार्तिकेय कश्यप और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद कार्तिकेय। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी रोक टोक के। फैक्ट नंबर 1, तार पर बैठे हुए पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं, कभी आप लोगों ने सोचा कि हम अगर बिजली के खुले तारों को हाथ लगा दें तो हमें एक जोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चिड़िया या कोई भी पक्षी बिजली के तारों पर बैठा हो तो उसे करंट क्यों नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि करंट एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का आगे बढ़ना होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन तार के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बिजली के तारों के द्वारा हमारे घरों में बिजली के रूप में पहुँचते हैं और एक सर्किट के द्वारा ज़मीन में चले जाते हैं। इस तरह से एक सर्किट पूरा हो जाता है। जो बिजली होती है वो हमेशा 2 सिद्धांतों पर काम करती है। पहला सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए एक सर्किट का पूरा होना जरूरी है और अगर सर्किट पूरा नहीं होता तो करंट नहीं लगता है। दूसरा सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम बाधाओं वाला रास्ता चुनता है। अगर रास्ते में कोई बाधा हो तो इलेक्ट्रॉन धातु से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं धातु बिजली की बहुत अच्छी सुचालक होती है। धातुओं से बिजली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और इसी प्रकार धातुओं से बने तारों के द्वारा करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अगर कोई चिड़िया उस खुले तार पर बैठ जाए तो उसे करंट नहीं लगता, लेकिन जब उसी तार को अगर हम छू ले तो हमें जोरदार करंट लगता है। तो इसका कारण यह है कि जब चिड़िया खुले तार पर बैठी हो तो उसका संपर्क सिर्फ उस तार के अलावा किसी और वस्तु से नहीं होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपना सर्किट पूरा नहीं कर पाते और वह बिना बाधा वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं और चिड़िया को कोई करंट नहीं लगता। इसी प्रकार अगर कोई इंसान भी खुले तार पर बैठ जाए तो उसे भी करंट नहीं लगेगा और बिजली के तारों पर बैठकर किसी वस्तु या पेड़ और बिजली के खंभे को छू लेता है तो उसे जोरदार करंट लग जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई चिड़िया बिजली के खंभे पर बैठी हो और किसी दूसरे तार को छू ले तो उसे भी जोरदार करंट लगेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बिजली का करंट जब तक नहीं लगता जब तक कि सर्किट पूरा ना हो जाए और बिजली को अर्थिंग ना मिल जाए। अगर बिजली को अर्थिंग मिल जाती है तो करंट लगेगा और बिजली को अर्थिंग नहीं मिलता तो करंट नहीं लगेगा। फैक्ट नंबर 2, कछुआ कई सालों तक जिंदा कैसे रहता है। क्या है कछुए की लंबी उम्र का राज। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो कछुआ होता है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। रेंगने वाले जीवों की श्रेणी में आने वाले इस जीव की उम्र 150 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। जो सबसे अधिक वर्षों तक जीवित रहने वाला कछुआ हनाको कछुआ था जो लगभग 226 सालों तक जीवित रहा। इसकी मृत्यु 17 जुलाई 1977 को हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह है कि कछुआ इतने वर्षों तक जीवित रहता है। दरअसल उसकी उम्र अधिक होने की वजह यह है कि उसका विकास सतत होता रहता है और वह सुप्त अवस्था में रहता है। साथ ही अन्य रेंगने वाले जीवों की तरह कछुआ भी शीत कोल्ड यानी कि कोल्ड ब्लडेड वाला होता है। यही वजह है कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए उसे शरीर को गर्म करने की आवश्यकता होती है। वे आसपास के वातावरण से गर्मी लेते हैं। सर्दियों में जब आहार की समस्या बढ़ जाती है और तापमान काफ़ी कम हो जाता है तो वे खाना बंद कर देते हैं। शीत ऋतु में उन्हें सांस लेने की गति और दिल की धड़कन की गति भी कम हो जाती है और वे गहरी नींद में चले जाते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि अपने शुरुआती दिनों में कछुए के विकास की गति काफी तेज होती है और सतत गति से विकास करते रहते हैं, लेकिन विकास की है गति उम्र के साथ साथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से कछुआ लंबी उम्र जीता है। फैक्ट नंबर 3, आसमान में बिजली क्यों चमकती है। दोस्तों आपने बारिश से पहले या बारिश के दौरान आसमान में बिजली चमकती तो जरूर देखी होगी। अक्सर ही जब आकाश में बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलती है तो बिजली चमकती है। बिजली वर्षा आने से पहले अथवा वर्षा के बीच में भी चमकती हुई दिखाई जाती है। तो आओ जानते हैं बिजली चमकती क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। बादलों में नमी होती है और यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है और इसी घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण अवशोषित हो जाते हैं यानी चार्ज हो जाते हैं। वही बादलों के कुछ समूह पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव आवेशित होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशित बादल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने से बहुत हाई पावर की बिजली उत्पन्न होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में यह चमक अक्सर 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उत्पन्न होती है। इस चमक के उत्पन्न होने के बाद हमें बादलों की गरज भी सुनाई देती है। बिजली और गरज के बीच गहरा रिश्ता है। बिजली के चमकने के बाद ही बादल क्यों गरजते हैं। वास्तव में हवा में प्रवाहित विद्युत धारा से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है।
हवा में गर्मी आने से अत्यधिक तेजी से फैलती है और इसके लाखों करोड़ों अणु आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हमें देर तक पहुंचती है। फैक्ट नंबर 4, कीबोर्ड में सारे बटन आगे पीछे क्यों होते हैं? कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर बने जो बटन है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD इस ऑर्डर में क्यों नहीं होते? अभी जितने भी लैपटॉप कीबोर्ड या आपके स्मार्टफोन का कीबोर्ड है वो क्वार्टी फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं? तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं तो मैं आपको एक टाइपराइटर की फोटो दिखाता हूँ जो क्वार्टी फॉर्मेट में था। मतलब हमारे कंप्यूटर पर आने से पहले कीबोर्ड का ये फॉर्मेट चलन में था। इस स्टाइल को बना था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले टाइपराइटर के कीबोर्ड भी ABCD फॉर्मेट में हुआ करते थे, लेकिन इससे टाइप करने में वो स्पीड और सुविधा नहीं थी जैसे कि आज होती है। कई लोगों ने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो सफल मॉडल सामने आया वो था ये क्वार्टी मॉडल। इसे लिखने में भी आसानी होती थी और स्पीड भी बनी रहती थी। तो चलिए आपको बताते हैं कीबोर्ड के एवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आया क्रिस्टोफर लैथम सोल्स का क्वार्टी कीबोर्ड वाला टाइपराइटर, लेकिन इस कीबोर्ड वाला टाइपराइटर में लिखना थोड़ा मुश्किल होता था। इसका कारण था कि जो कीज के बीच में स्पेस उतना नहीं रहता जितना आज के समय है। उस समय टाइपराइटर की कीज भी मोटी और उठी हुई रहती थी, जिसकी वजह से जल्दी टाइप करना मुश्किल था। फिर डेवराक मॉडल भी आया। इसके बाद सोल्स जैसे डिजाइनर ने इसमें कुछ बदलाव करने की सोची। फिर सामने आया ABCD फॉर्मेट वाला कीबोर्ड। क्वार्टी से पहले ABCD वाले कीबोर्ड हुआ करते थे, लेकिन वो देखने में थोड़े अजीब लगते थे। कुछ समय एक डेवोर्क मॉडल भी आया जो अल्फाबेटिकल तो नहीं था, लेकिन इतना सुविधाजनक भी नहीं था। अब चूंकि हम क्वार्टी कीबोर्ड यूज करते हैं इसलिए टाइपिंग बेहतर और आसान हो गई है, बशर्ते आप अपने हाथ और उंगलियों को सही रखने से जानते हैं। कंप्यूटर का कीबोर्ड बाकी सबसे बेहतर होता है और इसकी कीज एक दूसरे से अच्छी दूरी पर होती है, इसलिए आप बिना रुकावट के आसानी से टाइप कर लेते हैं, वो भी फुल स्पीड में। वैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड्स में भी पिछले कुछ समय से कई बदलाव आए हैं। यह फ़र्क आपको अपने पुराने सिस्टम और मैकबुक जैसे लैपटॉप में देखने को मिलेंगे। तो आज हम सभी आसानी से और तेज स्पीड में टाइप कर पाते हैं, तो इसका श्रेय खोजकर्ताओं को जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कीबोर्ड में सारे बटन आगे पीछे क्यों होते हैं। फैक्ट नंबर 5, तो टायर का रंग काला क्यों होता है? लाल, पीला या सफ़ेद क्यों नहीं होता? तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ और इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। टायर की बात करें तो हर आदमी इस चीज से वाकिफ होगा, टायर की वजह से ही एक वाहन लंबा सफर तय कर पाता है। लेकिन टायर को देखकर भी यही सवाल उठता है कि ये टायर काले क्यों होते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ गया है, अब भी टायरों को किसी दूसरे कलर में क्यों नहीं बनाया जाता। भारत में लगभग सभी चीज काफी बाद में आती है, लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है वहाँ के वाहन के टायर अभी भी काले क्यों बनाए जा रहे हैं। तो जानेंगे इसके पीछे की वजह। टायर का इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि आदि मानव के जमाने में भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन उस समय रबर जैसी किसी चीज की खोज नहीं हुई थी। जब रबर की खोज हुई तो इसके टायर भी बनाए गए, जो काफी काम में आने लगे। लेकिन अभी भी इन टायर में कमी थी, क्योंकि साधारण रबर के टायर जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे आपको पता होगा कि रबर का प्राकृतिक रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसे कार्बन और सल्फर में मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। रबड़ में कार्बन मिलाने से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जहाँ साधारण रबड़ से बना टायर 10 किलोमीटर चल सकता था, वही कार्बन और सल्फर युक्त रबर का टायर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना जरूरी है। चूंकि रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाते हैं, इसलिए टायर का रंग काला हो जाता है। और क्या होगा अगर टायर को किसी दूसरे कलर में बनाया जाए? आपने छोटे बच्चों की साइकिल में लगे रंगीन टायर को देखा होगा। इनके रंगीन होने की वजह से ही ये टायर ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। हालांकि ये रंगीन टायर ठोस होते हैं, इनमें किसी भी तरह से हवा नहीं भरी जाती, इसलिए टायर थोड़ी टक्कर दे जाते हैं। अब आप भी जानना चाहते हो कि क्या होगा अगर टायर को किसी कलर में बनाया जाए। वैसे आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। रंगीन टायर ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि जब टायर को रंगीन करने के लिए उसमें रंगीन पदार्थ मिलाया जाएगा तो टायर में कार्बन और सल्फर की मात्रा पर असर पड़ेगा। और हमें पता है कि टायर कार्बन और सल्फर की वजह से ही मजबूत रहते हैं। हालांकि अभी तक कई कंपनियां रंगीन टायर बना चुकी है, लेकिन इनका बहुत कम प्रयोग हो रहा है।
अब आप जान गए होंगे कि टायर का रंग काला क्यों होता है। तो आपने कभी टायर को जलते हुए देखा होगा तो उसमें काला धुआं निकलता है, वो कार्बन का काला धुआं होता है। अभी कार्बन युक्त टायर काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इनके कलर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिल रहा है, टायर के कलर बदलने का समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा और भविष्य में आपको सड़क पर चल रहे बड़े वाहन में भी रंगीन टायर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।